नर्मदे हर। आज नर्मदा परिक्रमा का मेरा 31वां दिन है और कल रात्रि का विश्राम मैंने सिद्धेश्वर मंदिर बड़वानी में किया था। आप पीछे हनुमान जी का मंदिर देख सकते हैं, मेरे साइड में भोलेनाथ जी का मंदिर है और इस साइड हम रुके हुए थे। नर्मदा परिक्रमा वासियों के रुकने की व्यवस्था की गई थी, भोजन प्रसादी की व्यवस्था की गई थी। मंदिर प्रांगण बहुत ही बड़ा है, बहुत ही अच्छा है और यहाँ पर सुविधाएं भी बहुत अच्छी है। तो अब आगे बढ़ने का समय आ गया है। तो नर्मदे हर, जय श्री राम। नर्मदे हर। अभी मैं बड़वानी में सिद्धेश्वर मंदिर से निकला और ये बड़वानी मेरा जन्म स्थान भी है, मामा घर है। तो अभी मैं मासी, मामा, नानी इनसे मिलने आया हुआ हूँ। तो इधर मेरी मासी, मामी बैठे हुए हैं, इधर भी मासी बैठे हैं। इधर नानी की थोड़ी तबीयत खराब है तो वो इधर बैठे हैं, लेटे हुए हैं। और इधर मामा श्री बैठे हुए हैं और इधर मासा जी भी आ गए हैं। इनका भी आशीर्वाद लेके अब मैं 52 गजा होते हुए, पार्टी होते हुए आगे बढ़ूंगा नर्मदा परिक्रमा के लिए। नर्मदे हर, जय श्री राम। नर्मदे हर। अभी मैं मामा घर से निकल के 52 गजा मार्ग पर आगे बढ़ चुका हूँ और आप सामने देख रहे हैं पहाड़ियों की श्रृंखला। इन पहाड़ियों को क्रॉस करके 52 गजा पहुँचना है। लगभग 3 से 4 किलोमीटर का घाट है, फिर 52 गजा आ जाएगा और उसके बाद पार्टी। तो बढ़ते हैं आगे, बने रहिए साथ में। नर्मदे हर। नर्मदे हर। अभी मैं 52 गजा का घाट चढ़ रहा हूँ और लगभग 1 किलोमीटर की दूरी तय कर ली है। अभी 1 किलोमीटर और बाकी है। तो ऐसे 2 किलोमीटर का खड़ा घाट बता रहे हैं, लेकिन चढ़ाव जहाँ से शुरू हो जाता है चढ़ाई, तो वो अगर देखी जाए गांव से तो 2.5 से 3 किलोमीटर की है पूरी दूरी। तो आप ये पीछे देख सकते हैं नज़ारा पहाड़ियों का। और 52 गजा में दिगंबर जैन मुनि की 52 फीट की मूर्ति बनी हुई है। दार्शनिक स्थान है, बड़ा अच्छा स्थान है और लोग पिकनिक मनाने भी आते हैं। और यहाँ पर बरसात के मौसम में आने में बड़ा आनंद आता है। चारों साइड हरियाली हो जाती है, झरने निकल आते हैं, तो लोग बहुत से झरनों में नहाने भी आते हैं। धरती माता का प्राकृतिक सौंदर्य देखने लायक होता है इस समय। और ये जो वन्य क्षेत्र देख रहे हैं इसको शूल पानी भी कहते हैं। ये शूल पानी की झाड़ियाँ हैं जो कि बड़वानी से शुरू हो जाती है। इधर आदिवासी बहुल क्षेत्र है। यहाँ पर बताते हैं पहले 40 वर्ष पहले परिक्रमा वासियों को लूट लिया जाता था। लूट लेने का मतलब इस तरह से लूटते थे कि उनको सिर्फ एक टाट का कपड़ा देते थे, जो बोरियां बोलते हैं अनाज बांधने की, और सिर्फ वही आप लपेट के जा सकते थे। आपसे सारी चीज़ें आपके बदन पे, आपके साथ में जो भी सामान रहता है, सभी चीज़ लूट ली जाती थी। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप कुछ परेशानी में हैं और आप इनके दरवाजे पे गए और इनसे मदद मांगी तो आपको देवतुल्य पूजते थे, आपके सामान को हाथ नहीं लगाते थे। लेकिन अगर आप रास्ते में हो और तब मिले आप उन्हें, तो आपको पूरी तरीके से लूट लेते थे। पुरानी कहानी भी है, बताते हैं जो पुराने लोग हैं जिन्होंने परिक्रमा करी है, कि एक कोई सा गांव आता है, वहाँ पर एक किसी घर पे सब सामान रख देते थे और उसके बाद फिर समुद्र क्रॉस करके सामने वाले तट पे जब जाते थे, ये दक्षिण तट है, मतलब उत्तर तट पे जाते थे, तो फिर नाव से अपना सामान फिर बुलाते थे ताकि चोरी होने से बच जाए। और शूल पानी का जो झाड़ियाँ हैं, इनको पार करने के यहाँ से 3 रास्ते हैं। एक बिल्कुल नर्मदा तट के किनारे से है जो कि बहुत कठिन है, दूसरा बीच में से है, वो भी कठिन ही है, और ये तीसरा मार्ग आ जाता है 52 गजा होते हुए। ये डामरी रोड आ जाती है, पक्की रोड आ जाती है। थोड़ा सा वाहन ले जाने में
गाड़ियाँ चलाने में आसानी होती है, सीधा रास्ता मिल जाता है। अभी मेरे आगे आगे भी कुछ परिक्रमावासी पैदल निकल के गए हैं, तो मैं भी इसी मार्ग से आगे बढ़ रहा हूँ। अभी 52 गजा 1-1.25 किलोमीटर और दूर है, उसके बाद मैं 52 गजा पहुँच जाऊँगा। उसके बाद पार्टी के लिए आगे निकलूँगा। तो बने रहिए। नर्मदे हर, जय श्री राम। अभी मैं 52 गजा पहुँच गया हूँ और ये जो मार्ग जाता है ये सीधे जाता है आगे, और अभी 1.25 किलोमीटर की पहाड़ी बाकी है और ये मार्ग 52 गजा अंदर से जाता है। ये भी आगे वहीं पर मिल जाएगा। तो आगे कुछ परिक्रमावासी बैठे हैं जो मुझे बुला रहे हैं, तो वहाँ पर उनसे जाके मिलते हैं और फिर आगे चलते हैं। नर्मदे। अभी आप मेरे पीछे माँ नर्मदा अन्न क्षेत्र 52 गजा देख रहे हैं। यहाँ पहले से 2 महाराज बैठे हुए हैं, इन्होंने ही मुझे इधर इशारा करके बुलाया था। और ये भी बड़वानी से ही चल के आ रहे हैं। नर्मदे हर। आप भी बड़वानी से निकल के आ रहे हैं, है ना? तो ये भी बड़वानी में ही रुके हुए थे। तो इधर आप अन्न क्षेत्र देख सकते हैं। यहाँ पर रुकने और भोजन की व्यवस्था की गई है परिक्रमा वासियों के लिए। नर्मदे। उत्तर तट पर चलते हुए मुझे जो घाट लगे थे, उसके बाद ये दक्षिण तट पर दूसरा बड़ा घाट है। पहला महाराजपुर की साइड मुझे लगा था 2-2.5-3 किलोमीटर का, और उसके बाद बड़वानी ज़िले में 52 गजा का ये घाट मिला है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद ढलान शुरू हो जाएगी और पार्टी पहुँचेंगे फिर। और ये पूरी दूर आप शूल पानी की झाड़ियाँ देख सकते हैं। इस पहाड़ी के दूसरी ओर भी शूल पानी की झाड़ियाँ हैं, वो भी दिखाता हूँ मैं आपको। अभी आप नीचे का नज़ारा देखिए। मैं यहाँ से चल के आ रहा हूँ ऐसे घूमते हुए, और यहाँ से पहले भी नीचे और घाट है। पूरी दूर घाट सेक्शन चलता हुआ आ रहा है, और ये पूरा नीचे से गांव से लेकर ये यहाँ तक 2.5 से 3 किलोमीटर लंबा घाट है। तो मैं आपको दूसरी साइड से दिखाता हूँ। अब मैं अभी ये छोटी सी पहाड़ी चढ़ के ऊपर आया हुआ हूँ, और इधर जो ड्यूटी देते हैं पुलिस अंकल, वो बता रहे हैं कि इधर से बड़वानी दिख रहा है मुझे यहाँ पर, लेकिन धुंध के कारण कैमरे में नहीं दिख पा रहा। तो मुझे यहाँ से बड़वानी शहर दिख रहा है, और धुंध के कारण मुझे भी नर्मदा मैया नहीं दिख पा रही है। नहीं तो अंकल जी बता रहे थे कि यहाँ से नर्मदा मैया के भी दर्शन हो जाते हैं। तो इधर भी आप देख सकते हैं पहाड़ी क्षेत्र चारों तरफ, बहुत सुंदर नज़ारा लग रहा है। और बारिश हो जाती है उसके बाद तो प्राकृतिक सुंदरता देखने का मज़ा ही कुछ और है। इधर अब ढलान शुरू हो गई है, तो यहाँ पर एक मंदिर बना हुआ है। यहाँ पर थोड़ी देर रुकते हैं, छाँव में पसीना सुखाते हैं, और फिर आगे ढलान में उतरेंगे। बड़ा आनंद आएगा। तो इधर से अब उतार शुरू हो गया है, और जितनी खड़ी चढ़ाई थी उतनी खड़ी ढलान भी है। तो साइकिल बड़ा संभल के ले जानी पड़ेगी, और उम्मीद है जितनी चढ़ाई चढ़ी थी मैंने उतनी ही उतरूँगा भी। नर्मदे हर। नर्मदे हर। पार्टी को क्रॉस करके मैं बोकराटा की तरफ आगे बढ़ गया हूँ, और एक ढलान ख़त्म नहीं होती है कि दूसरा घाट चालू हो जाता है। ढलान तो चुटकी बजाते ख़त्म हो जाती है, लेकिन जो चढ़ाव है वो चढ़ने में 10 घंटे लग जाते हैं। अभी मेरी हालत ख़राब हो रही है। मुझे उत्तर तट की वापस से याद आ रही है कि उधर भी एक जगह ऐसी ही स्थिति हुई थी। इधर ढलान पे उतरूं और उधर नया घाट शुरू हो जाता था। तो यहाँ पर भी कहने को सिर्फ एक 52 गजा का घाट बोलते हैं, लेकिन ये पूरा पहाड़ी रास्ता है। तो इधर से आप एक ढलान उतरते नहीं हैं, आपका पसीना भी नहीं सूखता है, और नया घाट शुरू हो जाता है। तो अभी बड़वानी से बोरखाटा जो भी है, तो उसकी दूरी कुछ ज़्यादा नहीं है, 30-40 किलोमीटर ही है, लेकिन उतार चढ़ाव के कारण बड़ा ज़्यादा समय लग रहा है। पैर भी दुखने लग गए हैं, लेकिन पहुंचना तो है। तो बढ़ते हैं आगे। नर्मदे हर, जय श्री राम। नर्मदे हर।
आज मैं बड़वानी से 42 किलोमीटर दूर बोकराटा में पहुंच गया हूं और रात्रि विश्राम यहीं होगा। यहां पर मैं आज गृहस्थ आश्रम में रुका हुआ हूं। गृहस्थ इसलिए कि ये घर है जो महाराज जी परिक्रमा वासियों को ठहराते हैं, उनका घर है और यहाँ पर उन्होंने परिक्रमा वासियों के रहने और भोजन प्रसादी की व्यवस्था कर रखी है। और मेरा भी अभी तक के यात्रा में पहला अनुभव है। मैं भी अभी तक आश्रम या मंदिरों में रुका था, गृहस्थ आश्रम में मैं भी आज पहली बार रुकूंगा। और बड़वानी से लेकर बोकराटा तक छोटे मोटे घाट चढ़ाव उतार इतने आए कि आज मेरे पैर और कमर दोनों ने बगावत कर दी। सामने जवाब देने लग गए कि अब नहीं चला जाता। और फिर भी बोकराटा तक तो आना ही था, तो अभी 5 बजे तक मैं बोकराटा पहुंच गया हूँ और अब रात्रि विश्राम यहीं होगा। मैं आपको आश्रम बताता हूँ, गृहस्थ आश्रम अंदर से। सबसे पहले ये इनका फ्लेक्स लगा हुआ है, यहाँ पर पूरी जानकारी दे रखी है। स्वर्गीय धनाजी धनगर सेवा आश्रम, रवि धनगर बोकराटा। और उसके बाद ये भैया हैं जो यहाँ पर अपने पिताजी के साथ में परिक्रमा वासियों की सेवा करते हैं। और छोटी सी सिलाई की दुकान है इनकी मम्मी की, माता जी की। और इधर यहाँ पर परिक्रमा वासियों के ठहरने का व्यवस्था कर रखी है यहाँ पर। तो ऐसे अभी कुछ परिक्रमावासी आ चुके हैं, इनके साथ मैं भी हूँ। अभी सब थके हुए हैं इसलिए इन्होंने आसन लगा के लेट गए हैं। इधर मेरा आसन लगा हुआ है। अब रात्रि विश्राम यहीं पर होगा और सुबह फिर आगे बढ़ेंगे। अब आरती पूजा होगी अभी और फिर भोजन प्रसादी लेके आराम किया जाएगा। नर्मदे हर।